खुशी से खुशी किसी की ओर मत देखो, किसी से खुशी किसी की ओर मत देखो, मंजिल तक पहुंचना है तो किसी की ओर मत देखो, ये जाने कर कि पढ़ना जरूरी है, दिन रात पढ़ो किसी की ओर मत देखो। तो जय हिंद दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कारक। कारक पार्ट 2 बना रहे हैं। इसके पहले हम पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं। वहां पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और कारक पढ़ाएं, कारक के फुल डिटेल्स बताएं, वहां पे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक बताएं, और यहाँ पे हम कवर करने वाले जो बाकी कारक बचे हैं उनको कवर करेंगे, ठीक है। कारक किसे कहते हैं वहां पर बताएं, कर्म कारक किसे कहते हैं उसमें बताएं, करण कारक किसे कहते हैं, कर्म कर्ता कारक वो सब बता चुकी हैं। और यहाँ पे हम बता रहे हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होते हैं उनके बारे में परिभाषा उनकी जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्या होता है, जब किसी वाक्य में किसी के लिए कुछ किया जाए, जब किसी वाक्य में किसी के लिए कुछ किया जाए या फिर कुछ व्यक्त किया जाए। व्यक्त करना का मतलब समझ रहे हैं, व्यक्त करना का मतलब हो गया किसी को कुछ दिया जाए या बांटा जाए, ठीक है, उसे व्यक्त कहते हैं, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जब किसी वाक्य में किसी के लिए कुछ किया जाए या फिर कुछ व्यक्त किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया परिभाषा। आगे बढ़ रहे हैं, विभक्ति चिन्ह इसका देख लेते हैं। विभक्ति चिन्ह क्या होती है, के लिए को होता है, के लिए को होता है, ठीक है। यहाँ पे हम ट्रिक देख लेते हैं। इसका ट्रिक क्या है, कर्ता जिसके लिए कार्य करता है, मतलब जो करता है ना, किसी के लिए कार्य करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं, ठीक है। और दूसरी ट्रिक क्या है, कुछ दिया जाएगा, कुछ दिया जाए मतलब वो जो इस वाक्य में ना, वाक्य में किसी को कुछ दिया जाता है, ठीक है, वहां पे संप्रदान कारक होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, आगे बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत उक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए उदाहरण इसका क्या है, राम सीता के लिए फल लाया, राम सीता के लिए फल लाया, ठीक है, राम सीता के लिए फल लाया। तो देखो राम क्या हो गया, कर्ता, क्या कर रहा है, फल ला रहा है, तो किसके लिए, सीता के लिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे के लिए आया है कारक चिन्ह, और देखो यहाँ पे किसी को कुछ दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, फल दिया जा रहा है, किसके द्वारा, राम के द्वारा। तो कर्ता क्या है, राम, राम देखो राम करता है ना, तो कर्ता जिसके लिए कार्य करता है, तो कर्ता किसके लिए कार्य कर रहा है, सीता के लिए, कुछ दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ जाइए कौन सा कारक, संप्रदान कारक। कौन सा कारक, संप्रदान कारक। विकास ने विवेक को गाड़ी दी, यहाँ पे देखो सीधे सीधे बात है, को आया है, ठीक है, को भी आया, और देने की बात करेगा, यहाँ पे कुछ दिया जाए, यहाँ पे देने की बात कर रहा है ना, विवेक को क्या दिया, गाड़ी दिया। यहाँ पे विकास ने, ये विकास हो गया, किसको दे रहा है, विवेक को, क्या दे रहा है, गाड़ी दे रहा है। जब किसी को कुछ दिया जाएगा वहां पे कौन सा कारक, कौन सा कारक, कौन सा कारक बता दो, संप्रदान कारक। कौन सा कारक, संप्रदान कारक, ठीक है। क्लियर हो, आगे बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत उक्कत नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो में हम पूरा कारक औरक को इतना जबर समझाएंगे कि आज के बाद कारक को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे इस चैनल को आप सपोर्ट करिए, बस अपना छोटा भाई समझकर, ठीक है। कोई गलती उलती होगी ना हमको माफ करिएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में मतलब होता है किसी को कुछ देना होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है, अपादान कारक। अपादान कारक का मतलब होता है अलग होना, ठीक है। अपादान कारक का मतलब अलग होना। इसकी हम सबसे पहले परिभाषा जान लेते हैं क्या होती है। जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से, जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किन्हीं दो वस्तुओं के अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। मतलब संज्ञा सर्वनाम समझ रहे हैं ना, इसको हम पहले बता चुके हैं पार्ट 1 में। ये जो हमारा कारक का पार्ट 1 है उसमें बताए थे थोड़ा था, ठीक है। अपादान कारक मतलब जब दो वस्तुएं होंगी ना, तो एक वस्तुएं से मतलब कि एक वस्तु को जब दूर करेंगे तो उसके जो मतलब अलग करने की प्रक्रिया होगी तो उसे अपादान कारक कहते हैं, ठीक है। दो वस्तुओं को दूर हो मतलब आपस में दूर होना अपादान कारक कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, विभक्ति चिन्ह क्या होता है, विभक्ति चिन्ह से होता है, ठीक है।
विभक्ति चिन्ह से होता है। इसमें ट्रिक क्या है, इसमें अलग होने का बोध होता है। ठीक है, हम बताए ना आपसे कि इसमें जो अपादान कारक है इसमें अलग होने का भी बोध होता है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीजें हम जान लेते हैं। नोट, नोट बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, उसको आप नोट कर लीजिए। हर शेर और शेरनी एक कापी कलम लेकर ये सारे अपने भविष्य को लिख डालिए। और आप जानते हैं एग्जाम में कहीं भी बैठेंगे ना 100% हमारा गारंटी है, जितना नंबर का एग्जाम में वो क्वेश्चन आएंगे उतना नंबर आने की हमारी गारंटी है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं नोट क्या है। करण कारक से का साधन, ठीक है, से साधन, अपादान में अलग होना, मतलब समझ रहे हैं। जो करण कारक है ना उसका भी जो विभक्ति चिन्ह से होता है, और अपादान का जो है ना विभक्ति चिन्ह से होता है, मतलब वहां पे दोनों का प्रयोग अलग अलग करते हैं। करण कारक में साधन के रूप में प्रयोग होता है, और जो अपादान कारक बता रहे हैं ना उसमें अलग होने के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे किसी वस्तु को साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वहां पे से जो आता है ना उसके लिए करण कारक होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो अलग होने की बात करता है से, तो वहां पे कौन सा कारक, अपादान कारक। ठीक है, इतना समझ में आया। ये नोट बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसी से जो अपादान कारक है ना अधिकतर एग्जाम में इसी को पूछता है, इसी में सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसको आप लिख डालिए, नोट कर डालिए, और ये हम समझा रहे हैं ऐसे कि आपको कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण से आपको ज्यादा समझ में आएगा। पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है, पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है, तो यहाँ पे से आया है ना, से आया है, तो इनके बीच में क्या है, बहुत दूरी है, मतलब अलग है ये दोनों। ये पृथ्वी और सूर्य बहुत अलग है, तो मतलब यहाँ पे कहने का मतलब अलग होंगे। वहां पे देखो वाक्य में कभी कभी बातें छुपी रहती हैं जो पढ़ने के बाद पता चलती हैं। ठीक है, यहाँ पे उसी बात को यहाँ पे अलग कहीं नहीं लिखा गया है, लेकिन पृथ्वी से सूर्य बहुत दूर है, तो पृथ्वी यहाँ, जैसे मान लो पृथ्वी अगर यहाँ है ना तो सूर्य यहाँ होगा। ठीक है, तो इनके ये दोनों अलग है ना, हाँ अलग है ना जी, तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा, तो अपादान कारक होगा। ठीक है, आगे बढ़े कि नहीं समझ में आया, मतलब यहाँ पे से भी आया कारक चिन्ह, और यहाँ पे अलग अलग है ना पृथ्वी और सूर्य, इसलिए यहाँ पे अपादान कारक। ठीक है, तो दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। मुझे सांप से डर लगता है, यहाँ पे देखो जो जब डर लगने की बात होगी ना तो वहां पे समझ जाइए कौन सा कारक, अपादान कारक। कहीं भी किसी भी वाक्य में अगर डर लगने की बात हो रही है और से आ रहा है कारक चिन्ह, तो वहां पे अपादान कारक होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी अपादान कारक होगा। ठीक है, ये तो समझ में आया। आगे बढ़ रहे हैं, तीसरा क्या है उदाहरण। अवनीश छत से गिर गया। अब देखो अवनीश बहुत उखाड़ी लड़का है, वो छत पे गया और गिर गया, वो भी बड़ा लड़का है, गिर गया। अब वहां पे क्या कर रहा था क्या नहीं, वो नाच रहा था वहां पे, तो नाचते नाचते गिर गया, तो उसकी गलती है ना, वो बहुत अपने आप की हीरो बनता है। ठीक है, अवनीश छत से गिर गया, अवनीश छत से गिर गया, तो मतलब देखो ये छत है, ठीक है, इस पे अवनीश खड़ा है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ गिर गया। ठीक है, अब इसकी हड्डी पसली एकदम पूरा छटक गई मतलब टूट गई। ठीक है, तो यहाँ से छत से और यहाँ पे जमीन पे गिरा, तो इसके बीच की दूरी हुई कि ना, हुई ना, तो यहाँ पे कौन सा कारक, अपादान कारक। यहाँ मतलब छत पे था और छत से अलग हो गया, नीचे हो गया, तो वहां पे अलग हो गया ना छत से, तो यहाँ पे कौन सा कारक, अपादान कारक। अपादान कारक का मतलब होता है अलग होना। ठीक है, अभी तक हमारे चैनल को आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो सपोर्ट करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि हम इससे भी अच्छी वीडियो ला सकें आपको। और आपको जिस टॉपिक पे चाहिए उस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे, हमको कमेंट कीजिएगा, वो चाहे गणित का होगा, चाहे साइंस का होगा, चाहे वो हिंदी का होगा, चाहे इंग्लिश का होगा, चाहे जिस टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए हमको कमेंट करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों पीछे हम पढ़ चुके अपादान कारक की परिभाषा, अपादान कारक का ट्रिक, अपादान कारक का कारक चिन्ह, अपादान कारक का उदाहरण। यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है, संबंध कारक। संबंध कारक माने होता है, देखो संबंध कारक दो वस्तुओं के बीच में आपस का रिश्ता, ठीक है, या संबंध। ठीक है, और उसको हम परिभाषित कर लेते हैं संबंध कारक को परिभाषित करें। देखो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच का संबंध बताता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के रूप का संबंध बताता है, उसे
संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु के बीच में जो संबंध रहता है, जो बताता है हमें, उसे संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ रहे हैं। संबंध कारक विभक्ति चिन्ह रा री रे का की के ना नी ने होता है। ठीक है, आदि भी होता है। ठीक है, उसको नहीं लिखे हैं क्योंकि हमारा भैया आपसे हमको प्रॉब्लम बहुत पहले बता चुके हैं आपसे कि हमारा बोर्डवार छोटा है। ठीक है, बनवाने वाले हैं बोर्डवार, आपका सपोर्ट मिलेगा तो। ठीक है, तब यहाँ पे इसका ट्रिक क्या होता है? ट्रिक क्या है? दो वस्तुओं के बीच संबंध मतलब रिश्ता होता है। हम आपसे बताए ना, दो वस्तुओं के बीच में जो रिश्ता होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण से ज्यादा समझ में आएगा। यह अर्जुन का बेटा है। अब देखो, अब वो अर्जुन का कोई बेटा है ना, वो कहीं जा रहा है तो उससे गांव वाले बैठे हैं तो उससे पूछें, तो एक व्यक्ति जा रहा है तो उससे पूछें कि भैया ये किसका बेटा है, तो वो बोलेगा भैया ये अर्जुन का बेटा है। और किसका बेटा है? अर्जुन का बेटा है। ठीक है, तो यहाँ पे संबंध किससे बता रहा है? ये बेटा का संबंध किससे बता रहा है? अर्जुन से। और यहाँ पे का कारक चिन्ह आ रहा है, तो समझ जाइएगा कौन सा कारक? तो संबंध कारक। ठीक है, यहाँ पे कौन सा कारक? संबंध कारक। कौन सा कारक? संबंध कारक। जब कहीं पे संबंध बताएगा तो वहां पे संबंध कारक ही होगा। ठीक है, किसी के बीच में, पत्नी या पति के बीच में, बेटा या बेटी के बीच में, और बेटा और पिता के बीच में जब संबंध बताएगा तब भी वह होगा संबंध कारक। ठीक है, यह किताब अनुभव की है। यह किताब, एक किताब है ना, वो जो मतलब कोई देख रहा है, वो लाइब्रेरी में गया तो वहां पे वो उसको ढेर सारी पुस्तक मिली, तो वहां पे वो देखा ये किताब अनुभव की है, मतलब इस किताब से अनुभव पढ़ता है, तो अनुभव का संबंध हुआ ना उस किताब से। तो यहाँ पे की आया है ना, की देखो की है यहाँ पे ना, तो की आया कारक चिन्ह, और किताब का संबंध किससे? अनुभव से। तो इसलिए कौन सा कारक? संबंध कारक। कौन सा कारक? संबंध कारक। की बात को अपने खोपड़िया में घुसा लो। जब संबंध की बात करेगा और ये विभक्ति चिन्ह याद कर लो, जब आएगा संबंध और विभक्ति चिन्ह आएगा तो समझ जाइए कौन सा कारक? संबंध कारक। संबंध कारक रट डालो, हम समझा रहे हैं, नहीं तो बाद में पछताओगी एग्जाम आएगा तो। ठीक है, तो तीसरा क्या है? यह घर अमित का है। अब कोई अनजान व्यक्ति गया, उसके मतलब घर से गुजर रहा है। ठीक है, तो वहां पे गया तो वो कहेगा, ये किसी पूछेगा भैया ये घर किसका है, तो बोलेगा अमित का है। तो अमित का कनेक्शन किससे है? घर से। घर से। अमित मतलब घर किसका है? अमित का। तो अमित और घर के बीच में कोई रिश्ता होगा ना, तो उसी को जब रिश्ता होगा तो वहां पे कौन समास नहीं, सॉरी, कौन सा कारक? तो वहां पे संबंध कारक होगा। ठीक है, यहाँ पे का भी आया है, का। जब का और संबंध दोनों होंगे तो वहां पे कौन सा कारक? संबंध कारक। संबंध कारक रट लो भैया, एग्जाम आने वाला है, एग्जाम के लिए हम खासकर वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, नहीं हमको कोई जरूरत नहीं है आपको समझाने की, आप खुद एक समझदार व्यक्ति हैं, आप हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि आप कितना हमको सपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, ताकि आपको समाज को ज्यादा पढ़ा सके। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग पीछे पढ़ चुके संबंध कारक का परिभाषा, संबंध कारक का ट्रिक, और संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह, संबंध कारक का उदाहरण। और यहाँ पे हमको पढ़ना है अधिकरण कारक, 7वां है। अधिकरण कारक होते क्या है? अधिकरण कारक का अर्थ होता है आश्रय। आश्रय मतलब आधार। तो इसको हम परिभाषित कर लेते हैं। देखिए, संज्ञा का वह स्वरूप जिसे क्रिया के आधार का बोध होता है, क्रिया के आधार का बोध होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। मतलब संज्ञा का वह रूप मतलब कहीं पर क्रिया हो रही है, उसका जो आधार होगा ना, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? में और पर होती है। ठीक है, लेकिन देखो इसमें अधिकरण कारक में भी आता है अंदर, बीच, बाहर, भीतर, ऐसे शब्दों का भी प्रयोग होता है।
मतलब जो में और पर कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं, लेकिन ये जो है ना ये आते हैं। लेकिन जो है ना अंदर, बीच, बाहर, भीतर, ऐसे शब्दों का इसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, अधिकरण कारक में। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं ट्रिक की ओर। ट्रिक क्या है? इसमें आधार का बोध होता है। इसमें जो कार्य किया रहता है ना, जहाँ पे किया रहता है, उसका आधार जो होता है ना, उस पे बोध, वहाँ पे उसका बोध होता है। ठीक है, बोध होता है, समझ में आया? और उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण से ज़्यादा समझ में आएगा। नीरज नीरज घर के अंदर है। जैसे मान लो नीरज का यही घर है ना, नीरज का घर यही है, तो ये यहाँ से दरवाजा है। ठीक है, यहाँ से घुसा, अंदर आ गया ना, तो अंदर आ गया तो नीरज यहाँ पे है। ठीक है, नीरज यहाँ पे है, तो नीरज यहाँ पे क्या बोल रहा है? नीरज यहाँ पे क्या बोल रहा है कोई? नीरज घर के अंदर है, नीरज घर के अंदर है। अंदर अंदर आया ना, यहाँ पे अंदर है, तो अंदर भी यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे कौन सा कारक? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक मतलब उसका जो जो आधार है ना, वो अभी घर में है। ठीक है, उस मतलब कि यहाँ पे कहने का जो आधार है वो घर में है। ठीक है, इसलिए कौन सा कारक? अधिकरण कारक। ठीक है, और दूसरा देख लेते हैं। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ। कुरुक्षेत्र में हुआ। जो महाभारत का युद्ध हुआ था ना, वो कुरुक्षेत्र में हुआ था। यहाँ पे एक जीके का क्वेश्चन बन सकता है। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, इसको आप याद करिए, एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। इसमें बताइए कौन सा कारक है? ठीक है, इसको देखो हम समझते हैं। ठीक है, मिटा लें। तो देखो, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ ना, तो देखो में आया, में पहले हम लोग को मिल गया, में इसकी विभक्त चिन्ह है, में मिल गया। ठीक है, और यहाँ पे मान लिया कुरुक्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे युद्ध हो गया, सारे लोग मर गए। ठीक है, मर गया सब लोग। तो इसका जो मरने का आधार है, यहाँ पे मरने का जो आधार है, उसी को अधिकरण कारक कहेंगे। जो आधार होता है ना, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ रहे हैं। तो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं अधिकरण कारक, अधिकरण कारक का ट्रिक, अधिकरण कारक का परिभाषा, अधिकरण कारक का उदाहरण, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह। तो यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है? ध्यान से देखो, बहुत तो एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है संबोधन कारक। संबोधन कारक को समझ लिए तो समझ लो तुम्हारा 5 नंबर का एक क्वेश्चन क्लियर एग्जाम के नजरिए से। ठीक है, तो इसका हम लोग सबसे पहले परिभाषा जान लेते हैं। ऐसे शब्द जिनके मध्य से संज्ञा और सर्वनाम के रूप पुकारने तथा बुलाने का बोध कराया जाए, तो उसे संबोधन कारक कहते हैं। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? संज्ञा और सर्वनाम को जब हम बुलाते हैं या पुकारते हैं, तो वहां पे कौन सा कारक होता है? संबोधन कारक होता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं विभक्ति चिन्ह की ओर। इसकी विभक्ति चिन्ह होती है अरे, हे, अजी आदि होती हैं। ठीक है, तो जो हम नहीं लिखे, हमारा बोर्ड छोटा है। ठीक है, इसको आपको बार बार बता रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप हमको सपोर्ट करिए, हम आपको इससे भी अच्छी वीडियो लाकर देते हैं। ठीक है, लेकिन जानते हो अपने भारत में ना, जो अच्छा काम करता है ना, उसको सब लोग नहीं सपोर्ट करते। जो बेकार उकार काम करता है ना, उसको ज्यादा सब लोग सपोर्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन जाने दो, अपनी अपनी सोच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्रिक क्या है इसमें? विस्मय बोधक चिन्ह होता है। मतलब जो यहाँ पे विराम, मतलब लिख सकते हैं कोष्टक में विराम चिन्ह होता है, विराम चिन्ह होता है। ठीक है, तो उदाहरण से ज्यादा समझ में आएगा। हे राम, बहुत बुरा हुआ। अब जैसे कोई लड़का है, वो कहीं जा रहा है, तो उसके मतलब रास्ते में कुछ उसके साथ गलत हो गया, तो वो कहेगा, मतलब चोट लग गई, तो वो बोलेगा हे राम, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। तो वहां पे इसी बात को कही जा रही। ठीक है, हे राम, बहुत बुरा हुआ। तो हे क्या दर्शाता है? हे विस्मय बोधक है। ठीक है, हे विस्मय बोधक है, इसलिए संबोधन कारक है, क्योंकि यहाँ पे संबोधना की जा रही। मतलब यहाँ पे ये क्या आया है? इसका विभक्ति चिन्ह हे है ना,
विभक्ति चिन्ह है तो यहाँ पे संबोध कराया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे इसलिए संबोधन कारक है, ठीक है। तो दूसरा देख लेते हैं, अरे आज तुम जल्दी उठ गए। अब देखो यहाँ पे ये बात कर रहा है, अरे तुम आज जल्दी उठ गए। वो देखा जैसे उसका कोई दोस्त है, वो रोज बार बार पूरा गला बराबर खा के सूत जाता था और उठता था लेट में, और वो रात को कम खाया और सुबह में जल्दी उठ गया। जल्दी उठने के बाद वो पढ़ने उठने लगा, तो वो देखा, कहा अरे ये कैसे हमसे पहले जाग गया, कैसे पढ़ने लगा। तो उसी से पूछा कि अरे आज तुम जल्दी क्यों उठ गए, ठीक है। तो मतलब देखो, तुम खाओ कम लेकिन पढ़ो ज्यादा, मतलब रात तक पढ़ो, तो रात तक पढ़ो, सुबह में पढ़ो, लेकिन पढ़ो, खाओ कम ज्यादा पढ़ो, ठीक है। तो हमारे कहने का यही मतलब है, अरे आज तुम जल्दी उठ गए। तो अरे जो है ना वो विभक्ति चिन्ह में आ रहा है संबोधन के, ठीक है, इसलिए यह भी क्या है, संबोधन कारक। कौन सा कारक? संबोधन कारक। रट लो भैया, रट लो संबोधन कारक। ऐसे ऐसे पढ़ाएंगे ना कि जिंदगी में तुम भूल नहीं पाओगे, ठीक है। तो देखो तीसरा हमारा है उदाहरण, अजी सुनते हो आशीष कहाँ जा रहे हो। तो देखो अब इनकी भैया को कोई इज्जत नहीं है, इनकी पत्नी जो बुला रही है आशीष भैया को, कह रही कि अजी आशीष सुनते हो कहाँ जा रहे हो। तो इसीलिए कहते हैं भैया पढ़ लो, सब लोग इज्जत करेंगे, घर के भी इज्जत करेंगे, बाहरी भी इज्जत करेंगे, जहाँ बैठोगे ना सब लोग इज्जत देंगे। और अगर पढ़े लिखे नहीं रहोगे ना तो कोई इज्जत नहीं देगा तुमको, ठीक है। पढ़े लिखे रहोगे तो सब लोग इज्जत देंगे, नहीं पढ़े लिखे रहोगे कोई इज्जत नहीं देगा, ठीक है। इसलिए कहते हैं भैया पढ़ लो, अभी से टाइम है। मोबाइल पा जाते हो तो दिन भर किचिर 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 पता नहीं क्या देखते हो, और वहाँ पे मोबाइल से आप जानते हैं बहुत अच्छी अच्छी सी चीज़ें जानकारी ले सकते हैं, लेकिन नहीं सोच, जब मतलब मोबाइल नहीं पास में रहती ना तो सोचते हाँ, किसी को देखते हैं पढ़ रहा है मोबाइल से, तो सोचते हैं हम भी पढ़ेंगे, मोबाइल से हमारे पास रहती, मोबाइल पास में हो जाती ना तो सोचते हैं कि पढ़वा नहीं करे, बाद में पढ़ेंगे, वो करेंगे, तब वीडियो देखने लगेंगे, कुछ और करना लगेंगे। जो पढ़ने तुम अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो यार, तुम पढ़ो, तुमको पढ़ना है, इस समाज को कुछ देना है, ठीक है। लेकिन नहीं, तुम नहीं समझते हो, अपने आप को उस बाकियों की तरह अपने उस दुनिया में ढकेल देते हो। इसलिए पढ़ो यार, पढ़ो, इस भारत को आगे बढ़ाओ, सबसे आगे भारत होना चाहिए, हमारा ये मकसद है, ठीक है। हम आपको वीडियो बनाकर दे रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने मतलब से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपके लिए कर रहे हैं, अपने देश के लिए कर रहे हैं, ठीक है। हम चाहे कुछ हो चाहे ना, लेकिन अपने देश के एक नागरिक हैं, इसलिए हम कर रहे हैं, ठीक है। तो देरी किए, अपने आ जाते हैं टॉपिक पे। अजी सुनते हो आशीष कहाँ जा रहे हो। तो देखो आज यहाँ पे कौन सा विस्मय बोधक आया चिन्ह ना। तो देखो किसको बुला रही है, यहाँ पे बुलाना या पुकारना आ रहा है, बुलाना या पुकारना आ रहा है। तो इसलिए इसमें आ रहा है विस्मय बोधक, और बुलाना भी आ रहा है, आशीष को उसकी पत्नी बुला रही है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा संबोधन कारक होगा, ठीक है। तो इतना समझ में आया, हमारा ये लास्ट कारक था, ठीक है। और यहाँ पे इसको एंड कर रहे हैं, ठीक है। और आपको जिस तरह का वीडियो चाहिए उस तरह को हम ला कर देंगे। तो कारक पढ़ चुके हैं, इसके बाद हमको पढ़ना है तत्पुरुष समास के भेद, ठीक है, क्योंकि वो उसी कारक पर आधारित तत्पुरुष समास है, मतलब जब तक कारक नहीं जाने तब तक तत्पुरुष समास नहीं जान पाओगे, इसलिए हम कारक को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर बढ़िया से तुम लोग क्लास किए ना तो एक हमारे प्रश्न का जवाब दे देना, कमेंट में देना, ठीक है। कमेंट में अगर औकात होगी तो कमेंट में जवाब दे देना। या अनुज है जो सुरेश का भाई है, या अनुज है जो सुरेश का भाई है, इसमें बताओ कौन सा कारक है, इसको बता देना तो समझो तुमको कारक से अब कोई तुमको हरा ही नहीं सकता। किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ ना, तुमको कारक तो जितना नंबर रहेगा उतना नंबर, हमारी गारंटी है। तुमको अगर वीडियो लास्ट तक देखे हो ना तो हमारी गारंटी है कि तुमको जरूर कारक आया होगा, कहीं भी रहोगे कारक एकदम पूरा फिनिश खत्म। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं अगली